सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। आकांक्षा, हमारी सखियां तो पास आ गई हैं और सखा भी बिल्कुल तैयार हैं और साथ ही साथ कुछ बातों का भी इंतजार कर रहे हैं। तो आज क्या क्या बातें हम करने वाले हैं, जरा बता तो दे। मैं आपसे पूछने वाली थी कि बताइए बताइए आज पिटारे में क्या है। हाँ, सखी सहेली का पिटारा तो हमेशा ही गुलजार रहता है और आज भी पिटारे में कुछ ऐसा ही है हमेशा की तरह। हम बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार कुंवर नारायण के कृतित्व और उनकी कुछ कृतियों के बारे में और उनकी कविताओं के बारे में। बिल्कुल, और साथ ही साथ हमारे जो श्रोता हैं, हमारी जो सखियां हैं, वो सुन सकेंगी धारावाहिक नेत्री का आज दूसरा भाग। और धारावाहिक नेत्री बहुत सुंदर धारावाहिक है, हमारी सखियां बड़े चाव से सुनती है। अच्छा, जब सुंदरता की बात आती है तो हमारा ध्यान अपने आप जो एक पहली चीज हमारे जहन में आती है वो होता है हरियाली, प्रकृति। जी। तो आज प्रकृति से जुड़ी बातें की जाए। बिल्कुल करेंगे, लेकिन सिर्फ बातें ही नहीं करेंगे, हम गीत और संगीत भी तो सुनेंगे। बिल्कुल, गीत और संगीत का दौर तो चलेगा ही चलेगा। तो चलेगा नहीं, शुरुआत उसी से करेंगे।
काजल जी, ये गाना कह रहा है कि बहारो जीवन भी संवारो, मतलब हम सभी का जीवन संवारो। अब ये जो बहारें हैं, ये जीवन तभी संवारेंगी जब इन बहारों को लाने वाले वनों का, पौधों का, पेड़ों का हम महत्व समझेंगे। बिल्कुल। अब देखो ना आकांक्षा, महत्व की बात जब चली है तो सबसे पहले जैसे ही तुमने नाम लिया ना वन, तो सुनते ही जैसे आंखों के आगे एक पेड़ों, लताओं, पशु पक्षियों से घिरा हुआ एक एक जैसे क्षेत्र सा, एक बड़ा सा आकार दिमाग में आ गया, जहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं और कई बार तो वहां पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, इतनी घना जंगल होता है। और कभी-कभी ये रहस्यमय लगता है। अरे भाई, यही रहस्य तो जीवन से जोड़ता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ हमारे ही नहीं, धरती पर जितने भी जीव हैं, जो भी जीवित प्राणी हैं, उन सभी के जीवन से ये रहस्य जुड़ा है। बिल्कुल। अब जब वनों की बात हो रही है तो वनों की परिभाषा ये कहती है कि ये एक ऐसा भू क्षेत्र है जहाँ और जगह की तुलना में, और स्थानों की तुलना में ज्यादा पेड़ लगे हों, है ना, ज्यादा हरियाली हो। और वन का संसार, जैसा कि अभी कहा, वनस्पतियों, वृक्षों और जीव जंतुओं के साथ ये और भी विशाल लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पृथ्वी के लगभग 9.5% भाग में वन यानी कि जंगल मौजूद हैं, और कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30% ये वन भाग है। अच्छा, 30% भाग है, लेकिन अब जो मैं बताने जा रही हूँ आकांक्षा, वो सुनकर थोड़ा सा धक्का सा लगता है, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब वन कुल भूमि क्षेत्र के 50% भाग में फैले हुए थे। सोचो, 30% कहाँ और कहाँ 50%, पूरे 20% का अंतर। अब भाई ये बात तो कचोटती है, बहुत बुरा लगता है कि ऐसा क्यों। अब वन है तभी हमारा जीवन है, ये तो हम सब जानते हैं। तो जब ये बात सुनाई देती है तो एकदम धक्का सा लगता है ना कि क्या, अरे ये कैसे हो गया। वन पृथ्वी के जल चक्र को नियंत्रित करते हैं और इसके अलावा मिट्टी को संरक्षित करते हैं। धरती की 80% वनस्पतियां वनों में पाई जाती हैं, और भी तमाम सारे फायदे। हमारे साथियों ने भी फेसबुक पे बहुत सारे फायदे लिखकर भेजे हैं। बिल्कुल, वनों से अनेक प्राकृतिक संपदाएं भी मिलती हैं। पेड़ों की लकड़ी है, छाल से फर्नीचर है, कीमती सामान, माचिस, रेल के डिब्बे, स्लीपर आदि बनाने के लिए हम कहीं ना कहीं अपनी आजीविका के लिए हम वनों पर ही निर्भर हैं। इसके अलावा कई प्राकृतिक चीजें ऐसी हैं, जैसे गोंद हो गया, शहद हो गया, कई जड़ी बूटियां हो गई, कत्था है, लाख जैसी कई उपयोगी वस्तुएं जो होती हैं वो वन से ही मिलती हैं। बिल्कुल। और देखो ना कि इतनी उदारता से सब बहुमूल्य खनिज पदार्थ और भी तमाम अनमोल चीजें देने वाले वन हमें देने से कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन हम उन्हें क्या देते हैं? इंसान को उदारता से उपहार बांटने वाले वनों को हम कुछ नहीं दे पाते, बल्कि हम जो वन जो कि पक्षियों, जंतुओं, जीवों का घर है, उनसे उनका घर भी छीन लेते हैं। आज धरती पर हर मिनट पर मनुष्यों की आबादी बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर जीव जंतुओं की एक प्रजाति लुप्त हो रही है, क्योंकि इनका घर यानी कि जो जंगल है वो इनसे छीन लिया जा रहा है। अब वन कटते हैं तो अनेक प्राणी बेघर हो जाते हैं, और जब बेघर होते हैं तो फिर धीरे 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 करके उनकी संख्या घटने लगती है, कम होने लगती है। बिल्कुल। और आज भारत में भारतीय हाथी जो हैं, बंगाल टाइगर हो गए, शेर हो गए, एक सींग वाला एशियाई गेंडा, शेर जैसी पूंछ वाला लंगूर, साथ ही साथ तिब्बती हिरन, हिम तेंदुए, काली बतख, जंगली उल्लू, काली गर्दन वाला सारस, मतलब इस तरह के आप कई नाम गिना सकते हैं कि ये जो प्रजातियां हैं ये विलुप्त होने की कगार पर हैं। बिल्कुल। और ऐसा ही है, जंगली भैंस या चीता या और भी कई दूसरे पशु पक्षी हैं जिनकी संख्या में कमी आई है। एक तरफ बेजुबान जीवों का जीवन दुर्भर हो रहा है, और दूसरी ओर जलवायु संतुलन बिगड़ रहा है, और इन सब का कारण है वनों का घटना। तो एक क्षेत्र को वन का रूप धारण करते हुए कई साल लग जाते हैं, मतलब कई वर्ष लग जाते हैं, और उसे नष्ट होने में कुछ दिन लगते हैं। इसलिए जो वनों की सुरक्षा है वो हमारी जिम्मेदारी बनती है, और ये बेहद जरूरी भी है। और हमारे देश में 51 से अधिक प्राणी अभयारण्य बनाए गए हैं, जिनमें बाघ, चीता, घड़ियाल, हिरन और दूसरे प्राणी सुरक्षित रहते हैं, और ये अभयारण्य जो हैं वो सुरक्षित स्थान घोषित किए गए हैं। तो हमें भी वनों को की सुरक्षा की ओर जो हमारे कर्तव्य हैं उन्हें निभाना चाहिए। जी। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं, दिल को चुराए, मुझको
मन झूम रहा है और झूमते झूमते अब हम सुनने वाले हैं धारावाहिक नेत्री का दूसरा भाग। महिलाओं को समान अधिकार, समान अवसर और स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है, लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में समाज उनकी भूमिका और उनके परिश्रम को नजरअंदाज करता आया है। आज वक्त बदल गया है। शहर ही नहीं बल्कि गांव की बेटियां भी देश का नाम रोशन कर रही हैं और पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। इन्हीं सब संघर्षों और परिश्रम से आगे बढ़ी महिलाओं की कहानी पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्र। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे विशेष कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है साध्वी निरंजन ज्योति, जो कि फतेहपुर से लोकसभा सांसद है। बहुत स्वागत है आपका। चर्चा शुरू करने के से पहले उनके जीवन के अब तक के सफर की झलक। उत्तर प्रदेश का जिला हमीरपुर में यमुना तट पर बसा है एक छोटा सा गांव पतियोरा। यही साल 1967 में श्री अच्युतानंद और शिवकली के घर एक बेटी ने जन्म लिया। माँ बाप ने प्यार से नाम रखा निरंजन ज्योति। ज्योति अपने 3 भाइयों बहनों में दूसरे नंबर पर है। मजदूर परिवार में जन्मी निरंजन ज्योति का बचपन बेहद गरीबी में गुजरा, लेकिन किसे पता था कि ये छोटी सी बच्ची आगे चलकर बड़ा नाम करेगी और सांसद और केंद्र में मंत्री बनेगी। निरंजन ज्योति बचपन में पिता के साथ खेतों में काम करती थी। कैनाल की खुदाई करती और मजदूरों के साथ फावड़ा चलाती। कम उम्र में ही ज्योति को समाज सेवा और आध्यात्म की तरफ रुचि होने लगी थी, जिसके चलते वो ब्रह्मलीन स्वामी अच्युतानंद शास्त्री के शरण में चली गई और उनसे शिक्षा दीक्षा लिया और वो निरंजन ज्योति से हो गई साध्वी निरंजन ज्योति। सन्यासी होकर आध्यात्म की यात्रा के साथ साथ 12वीं की शिक्षा प्राप्त कर सामाजिक जीवन में भी सक्रिय हो गई। यूं तो साध्वी निरंजन ज्योति के लिए राजनीति में आना इतना आसान नहीं था। साल 1984 में पूरे देश में राम मंदिर आंदोलन शुरू हो चुका था। इसी बीच सिवान के एक नेता द्वारा दिए गए विवादित भाषण ने साध्वी निरंजन ज्योति को अंदर से बेचैन और झकझोर कर रख दिया, जिसके बाद वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी और राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय हो गईं। यहीं से शुरू हुआ साध्वी निरंजन ज्योति का राजनीतिक सफर। हमारी सांसद श्रीमती निरंजना ज्योति बहुत स्वभाव शीतल की हैं और घर घर जाती हैं, अच्छा व्यवहार करती हैं, हमारे सुख दुख को देखती हैं और हमारी बात को सुनती हैं। जो हम अपनी समस्या लेके जाती हैं, कहीं ले गई कि हमारे गांव में कॉलोनी नहीं है, कच्चे घर बने हैं, कभी हमारे हैंड पाइप नहीं है, कहीं हमारे यहाँ विद्यालय नहीं है, तो हमारी समस्याओं को समाधान करती हैं और अच्छे से बात करती हैं, आती जाती हैं घर में, अच्छे से मीटिंग बना के सुनती हैं। साल 1990 में वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी और 2002 में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में पहली बार चुनाव लड़ी। हालांकि वो जीत हासिल नहीं कर पाई। इसके बाद 2003 में उन्हें उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया। साध्वी निरंजन ने 2007 में दोबारा से हमीरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन अफसोस कि दूसरी बार निराशा ही हाथ लगी। इन सब के बावजूद साध्वी निरंजन ने अपना हौसला और धैर्य नहीं खोया। 2010 से 2012 तक वो उत्तर प्रदेश भाजपा की प्रदेश मंत्री रहीं। तीसरी बार उन्होंने 2012 में विधानसभा सदस्य का चुनाव लड़ा
और हमीरपुर से जीत हासिल की। हमारी दीदी हमारे घर आती हैं, हमारे सुख दुख में मदद करती हैं, घर घर आती हैं, हमेशा हमारी सुनाई करती हैं। 2014 में वो फतेहपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री बनी। अपने ओजस्वी भाषणों के लिए मशहूर साध्वी निरंजन ज्योति कठिनाइयों से भरे रास्तों पर चलकर न केवल केंद्रीय मंत्री के मुकाम पर पहुंचे, बल्कि निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर की उपलब्धि पाकर उन्होंने आध्यात्मिक बुलंदियां भी हासिल कर ली हैं। साध्वी निरंजन ज्योति का सफर काफी दिलचस्प रहा है, तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी उनके तरफ से। नमस्कार साध्वी जी, आपके बचपन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और जितने भी विद्यार्थी हैं जो पढ़ रहे हैं कि महिला सांसद जो आज लोकसभा में बैठी हैं, तो उनके कहानी में आपका सबसे दिलचस्प है, तो आप बताइए आपके बचपन के बारे में। मुझे लग रहा है कि मेरा बचपना यदि कोई पढ़ेगा तो कभी हताश नहीं हो सकता, निराश नहीं हो सकता। संघर्षों में जब आदमी बढ़ता है तो मुझे लग रहा है और उसमें निखार आता है और चमक आती है। तो मैं अपने बचपन की याद करती हूँ तो मुझे अपने पिता की स्मृति आ जाती है, क्योंकि आज वो मेरे साथ नहीं हैं, इस दुनिया में नहीं है। शायद आज वो होते तो सबसे ज़्यादा खुशी और गर्व उनको होता है। मैं जब स्मरण करती हूँ अपने पिताजी का कि हम लोगों के अंदर जैसे संस्कार उन्होंने दिए, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सबके पिता ऐसे हों, माता ऐसे हों। मैं बचपना अपना याद करती हूँ क्योंकि बहुत सरकारों के नारे सुने, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। हमने वो दिन तक देखे हैं जब मुझे याद है थोड़ी सी 14 साल की आयु में निकली थी, लेकिन उसके पहले जो मेरा जीवन था, मेरे पिताजी बहुत निहायत गरीब थे और मैं अपने पिता पर नाज भी करती हूँ, क्योंकि गरीब होते हुए ईमानदार और ईश्वर भक्त थे। काम करने जाते थे, कोई भी काम करते थे तो हमसे जितना बनता था हम लोग करते थे। पढ़ाई पे भी आपको बहुत? पढ़ाई 5वीं क्लास तक मेरे गांव में स्कूल ही था और बड़ा गांव था, उसके बाद भी 5वीं क्लास तक ही था पढ़ते हुए। और मेरे पिताजी 2 क्लास दूसरी दर्जा पढ़े हुए थे। मुझे पढ़ाने में हम लोगों के उनका बहुत इंटरेस्ट था। हमीरपुर आना पड़ता था, मेरे बड़े भाई पढ़ते थे तो वो पैदल ही आते थे 9 किलोमीटर हमीरपुर चल के पढ़ने। पता नहीं मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया। मेरे यहाँ एक संत खड़ेश्वरी महाराज जी 1 महीने का कल्पवास करते थे यमुना जी के किनारे। तो हम जितना हमसे बनता था सारा काम निपटा करके हम पूरे मांग के मेले में वहीं रहते थे। तो वो संस्कारों के कारण मुझे भक्ति अच्छी लगती थी, कथा अच्छी लगती थी, भगवान का पूजा पाठ अच्छा लगता था। और मेरा गांव जमुना जी के किनारे बिल्कुल है, तो गर्मियों में 4 बजे और सर्दियों में 6 बजे मेरा स्नान करने का नियम था और घर में हवन भी करती थी। लेकिन ऐसा मेरा मन हुआ कि मैं यहाँ क्या करूँगी, तो मेरे गुरुदेव स्वामी अच्युतानंद जी ब्रह्मलीन, वो भी नहीं आज मेरे पास, ब्रह्मलीन स्वामी अच्युतानंद जी महाराज उसी यज्ञ में गए हुए थे और मेरी और बड़ी गुरु बहन थी परम शांति जी, मैं उनके साथ चली आई। एक कहानी बहुत इंटरेस्ट है। मेरे बाबा 92 साल के थे, वो चारों धाम यात्रा करके पैदल आए हुए थे और जैसे आए थे मेरे साथी वो हमीरपुर तक आए। उन्होंने मुझे अपनी सफ़ेद धोती दी और उन्होंने अपने जूते पहने जब मैं घर से निकली हूँ। अच्छा। और मेरे यहाँ निकलने के बाद वो 8वें दिन छोटे ताऊ के घर में जाकर, चाचा के घर में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चले गए। मुझे एक बचपना था, मस्ती थी, आनंद आता था संतों के बीच में रहने में। सन 83 में एक कार्यक्रम मौदहा में हुआ था तो हम वहाँ से निकले। और एक घटना और बता दूं, क्योंकि मैं इतने गरीब परिवार से थी, खाने का नहीं होता था, राशन मिलता था जब सूखा पड़ा था, ये मुझे याद नहीं है, 70 के पहले होगा, लाल ज्वार मिलती थी। मैं वो क्षण याद करती हूँ तो मेरा अंदर से दिल भर आता है, क्योंकि आटा पीस करके दी मेरी माँ रोटी बनाती तो हम सबका पेट नहीं भर सकती थी। मेरी माँ उसका दलिया बनाती थी और दलिया बना करके हम बच्चों का 2-3 भाई
और 2 बहनें थे। हमका वो पेट भर के अपना खुद भूखे पेट सो जाते थे। ये स्थिति हमने देखी है। लेकिन एक जरूर था जो आज भी मेरे जीवन को हमेशा वो प्रेरणा देता रहता है, ईश्वर भक्ति। मेरे पिता का जीवन बहुत संघर्ष में रहा, लेकिन इतने संत थे। मेरे पैदा होने के पहले वो घर छोड़ के चले गए, वापिस आए, मेरा जन्म हुआ, तो मैं ये मानती हूँ कि उनके संस्कार मेरे जीवन में आ गए। सन 82 मैंने घर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुझे संत अच्छे लगते थे, भागवत अच्छी लगती थी। 14 साल की उम्र में आपको पता था कि आपको? क्योंकि मैं रामायण पढ़ती थी। गुरुदेव मेरे पिताजी रामायण पढ़ाते थे शाम को सारे लोगों को बैठा करके, तो मुझे रामायण में जो संतों का मैंने सुना तो मुझे लगा कि संत होना बहुत अच्छी बात है। तो आपके माता पिता ने आपको प्रेरणा दी या आपको जाने दिया? नहीं, कोई इजाजत नहीं दी। मेरे बाबा जरूर मेरे साथ हमीरपुर तक आए थे नौका में बैठ करके, लेकिन मेरे बड़े भाई जो रेलवे में गए थे वो तो इतने गुस्से में थे कि मिल जाएगी तो मार डालूंगा, क्योंकि घर से गांव में लड़की निकले और घर परिवार चर्चा का मुद्दा बनता है। चर्चा का मुद्दा। और लोग कहते थे, लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा ये तो फला की बेटी, शिव प्रसाद नाम था मेरे पिताजी को, अपने बाप की नाक कटा के चली गई, ये करके चली गई। अब आप कल्पना करेंगे, लोगों को लगता था कि वो तो चली गई। मैं 10 साल तक मुड़ के नहीं देखा गाँव को, गई भी नहीं। कहाँ थे आप वो 10 साल? 10 साल में आप आश्रम में थी, गाँव में जाते थे, प्रवचन करते थे, सीखते थे, रामायण भागवत उपनिषद ये पढ़ते थे। और सन्यासी बनने के बाद ही मैंने इंटर तक की पढ़ाई भी की। पढ़ते पढ़ते सब कुछ करते करते, प्रवचन करते करते, भजन गाते गाते। और मैं मानती हूँ कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी को देखती हूँ तो मुझे अपना वो समय याद आता है। बचपन से सुनते थे गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे। आप बहुत इंटरेस्ट वाली घटना है, बताएं। तो मैं मौदहा से अपने गुरुदेव के साथ हम आ रहे थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री सन 83 में हमीरपुर का एक सुमेरपुर ब्लॉक है, वहाँ उनकी सभा थी। तो हमें लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो हमें लगा उत्सुकता हुई कि हम इनको सुन के जाएं। उनका आज भी मुझे स्पीच याद है। उन्होंने कहा हम गरीबी दूर करेंगे, लोगों को पक्की छत देंगे। तो मुझे उम्मीद जगी कि मैं तो घर छोड़ के निकल आई हूँ, कच्ची झोपड़ी में रहने वाले लोग, गरीबी में जीने वाले। तो मुझे लगा कि अब मेरे पिता की गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन ये नारा इतना चरितार्थ हुआ कि आज तक मैं उसको सुनती चली आई, 2014 तक। लेकिन अब लग रहा है कि गरीबों की गरीबी दूर होगी। सैना जी, मेरा जो सफर है ऐसा है कि एक कहानी है। बिल्कुल। और उस कहानी में मुझे इधर प्रेरणा जो मिली, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन कहूंगी जरूर। मैं तो आध्यात्मिक ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म विना पर ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, तीनों काल में संसार नहीं है। ये मेरा एक उपनिषदों का ब्रह्म चिंतन, आदि गुरु आचार्य शंकर का चिंतन, वो मेरे जीवन में था। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि संस्कार आपको आपके पिताजी से मिला, फिर आप गए विश्व हिंदू परिषद, तो राजनीति क्यों? और राजनीति से क्या आप कर सकते हैं आपके क्षेत्र के लोगों के लिए? देखिए, मैं तो कभी सोचे भी नहीं थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी में कुछ पदों में रहूंगी या कुछ MP MLA बनूंगी। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा। ये शायद 2000 के पहले की बात है, 2000 की बात है, जब मैं काम कर रही थी विश्व हिंदू परिषद में, भारतीय जनता पार्टी में 90 के लगभग में आ गए थे। तो हमारे बंगारू जी थे शैताध्यक्ष। जी अध्यक्ष। तो पोखराया गए हुए थे कानपुर देहात में, तो मुझे उन्होंने बुलवाया। बोले साधु जी आपकी जन्मभूमि कहाँ? मैंने कहा भाई साहब जिस दिन घर छोड़ा था उसी दिन मैं वहीं छोड़ आई थी। मेरा आश्रम यदि पूछना है तो कानपुर देहात में है, मैं वहाँ रहती हूँ और संगठन में काम करती हूँ। बोले नहीं अपना जन्मभूमि तो बताओ। मैंने कहा मैं नहीं जान पाई कि किस लिए पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई साहब मैं बुंदेलखंड की हूँ, हमीरपुर जनपद में मेरा ग्राम पतेवरा, वहाँ की जन्मे हूँ। बस इतना नहीं पूछा उन्होंने। और फिर कहा कि आप इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं कहा उन्होंने, इतना नहीं पूछा। फिर उसके बाद कोई काम था, माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मैं गई, क्योंकि कार्यकर्ताओं के काम तमाम लगे रहते हैं। बोले साधु जी आप काम इतना करती हैं तो ये भी तो क्षेत्र है, और बोले आपको कौन सा क्षेत्र पसंद है? माननीय राजनाथ सिंह जी के साथ। मैंने कहा भाई साहब मैंने संगठन में काम किया, मैं ना पसंद जहाँ संगठन नहीं भेजा वो किया। मुझे नहीं मालूम था कि चुनाव लड़ा है। तो बोले देखो सुनो हमीरपुर देखो,
हमीरपुर में थोड़ा लगाव। 2002 में फिर टिकट हो गया मेरा चुनाव में। और वो सीट ऐसी थी कि जहाँ 14,000 10,000 वोट मिलते थे भारतीय जनता पार्टी को। पहली बार में ही मुझे 32,000 वोट मिला। हार गई 5,000 के लगभग वोटों से, लेकिन मैं लगी रही वहाँ। मंजिल कठिन हाँ, लेकिन हौसला बुलंद। मैंने कहा कि इसको तो मैं निकाल के मान। मुझे 2009 में लोकसभा का कह रहे थे हमीरपुर से। मैंने कहा मैं अभी लोकसभा नहीं लड़ूंगी। मैंने कहा जिस सीट को लोग कमजोर कहते हैं मैं इसी से एक बार एमएलए जरूर बनूंगी। 2007 में हारी, लेकिन 12 में आकर के 64,000 वोट पाकर 15,000 के लगभग लीड लेकर के मैं एमएलए बनी। प्रदेश में मंत्री रही, प्रदेश में उपाध्यक्ष रही। नहीं मालूम था कि पार्टी मुझे लोकसभा भी लड़ाएगी। मेरा विधानसभा क्षेत्र अलग, और फतेहपुर से मुझे लोकसभा लड़ा दिया। जनता पर मुझे गर्व है कि मेरी जनता ने मुझे भरपूर सहयोग दिया। 1,87,000 से लीड दे करके मुझे भेजा। उसके बावजूद भी मुझे फर्क नहीं पड़ा कि मैं कहाँ पहुंची हूँ। लेकिन जब पार्लियामेंट में आई तब मुझे लगा कि ये भी मेरे लिए सपना है क्या। कई बार मुझे लगता है कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी सेंट्रल हॉल में जब बोल रहे थे कि मेरी सरकार गांव गरीब के लिए समर्पित है, मुझे लगा कि अब गरीबों का भला होगा। और आज सच में झुग्गी झोपड़ी में बैठे हुए को जब पक्का मकान मिलता है ना, प्रधानमंत्री आवास, तब उसको लगता है, तब मुझे लगता है कि हो सकता है कि हमें उसमें शामिल होकर के गरीबों को ये देने का था। बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जिनसे आपके फतेहपुर के वोटर्स को भी फायदा हुआ होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो आपको महिला सेंट्रिक एक योजना का नाम देना है तो वो कौन सा होगा? देखिए, उस बार में थी फ्रूट प्रोसेसिंग में, और छोटी योजना जो आई वो माननीय मंत्री हरसिमरत कौर जी थी, मैंने बैठक में रखी थी। मैंने कहा कि बड़ा प्रोजेक्ट मेगा फूड पार्क तो बड़े लोग आएंगे लगाएंगे, लेकिन छोटी यूनिट जिसमें हम महिलाओं को, किसानों को, अन्य लोगों को भागीदार कर सकें, तो उसी में छोटी यूनिट ला करके वो बहुत बड़ा काम हुआ। भी हम लोगों ने कोल्ड चेन देने का काम किया। लेकिन इस मंत्रालय में महिलाओं को जो भरपूर काम मिलना चाहिए, और मुझे अपनी समूह की महिलाओं पर भी गर्व भी है कि कोरोना काल में उन महिलाओं ने इतना काम किया, मास्क बनाया, सैनिटाइजर बनाया, दीदी किचन भी चलाया, वो बचत कर जैसा। आज पूरे देश में जो महिलाओं का एक समूह है। मैं एक और आपको उदाहरण बता रही हूँ। मैं बांदा जिले में गई थी तो एक महिलाओं का समूह आया। उन महिलाओं ने 4 व्हीलर भी ले लिया। वो जो पैदल चल के काम करती थी, अभी 4 व्हीलर, अब महिलाओं को गांव में जगाने का काम करती थी, तो 4 व्हीलर से जा रही हैं, ट्रैक्टर ले रही हैं, बोर करवा करके खेती कर रही हैं, अच्छी फसल उगा रही हैं। परिवर्तन ये दिखाई पड़ रहा है। और ये परिवर्तन माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण आया। एक हौसला बढ़ा है कि एक चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है। मुझे तब लगा जब उन्होंने शपथ ली, तो मुझे लगा कि जब चाय बेचने वाला यहाँ प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं पार्लियामेंट क्यों नहीं पहुंच सकती। थोड़ा चलाने वाले बाप की बेटी। साध्वी जी, मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि कहते हैं कि महिला का समर्थन नहीं करती है, और खास तौर से राजनीति में पुरुष तो मानेंगे कि उनकी जगह एक महिला ले रही है, तो एक असुरक्षा की भावना। लेकिन आपको लगता है कि इसमें कोई तथ्य है या फिर ये सिर्फ एक फैलाया हुआ भ्रम है? देखिए, मुझे लग रहा है कि फैलाया हुआ भ्रम है। हमारे में स्वयं में यदि क्षमता है तो सब सपोर्ट करेंगे। मैं आज स्मरण करना चाहती हूँ माननीय सुषमा स्वराज जी को। 2012 के चुनाव में मेरे विधानसभा में गई थी। उन्होंने जो वोटरों से झोली फैला के वोट मांगा था कि तुम साध्वी जी की परीक्षा नहीं ले रहे, मेरी परीक्षा ले रहे हो। यदि महिला होकर के मेरे लिए इतना भावुक होकर नहीं बोलती तो हो सकता है इतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आप देखने जाएं तो गिने चुने आपके जैसे प्रतीक और मिसाल दोनों हैं। आज जो आपके पिताजी जीवित थे तो उनको बहुत गर्व होता कि आप गांव से पहुंचे हैं संसद से मंत्री, और आज आप इतना कुछ कर सकते हैं। लेकिन आम ग्रामीण क्षेत्र में जो युविका है, जो देख रही है इस प्रोग्राम को, उनको आप क्या संदेश देंगे? देखो, मेरा तो एक ही संदेशा है। मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर निज नाम करो, कि जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को।
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं प्रत्येक बेटियों को ये संदेशा देना चाहती हूँ कि कभी भी संकटों से पैर पीछे नहीं करना चाहिए। संकट हमारे को एक पथ प्रदर्शक के रूप में बनकर के हमें रास्ता दिखाते हैं। कई बार हम परेशानियों से परेशान हो जाते हैं। अरे ये आगमा पाइनो नित्यांश तान तितिक्षस्व भारत, गीता में लिखा है, ये आगमा पाई है, सुख दुख का जोड़ा है, ये दोनों आएंगे ही। यदि हम दुख में अटक गए तो सुख कभी नहीं मिलेगा, और सुख में अटक गए तो हम आगे कभी बढ़ेंगे नहीं। ये दोनों हमारे लिए बहुत महत्व के हैं। तो मंजिल कठिन है लेकिन हौसला बुलंद रखिए और काम करते रहिए। काम करते रहिए, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर नहीं जाओ, काम करना पड़ेगा। सोना तपता है तभी वो पहनने लायक बनता है। बचपन के भारत और अभी आपके फतेहपुर क्षेत्र के भारत में क्या फर्क है? देखिए, बचपन तो मेरा बुंदेलखंड में बीता, और बुंदेलखंड के लिए लोगों ने बहुत नारे लगाए कि बुंदेलखंड की गरीबी दूर करेंगे, बुंदेलखंड की गरीबी दूर करेंगे। लेकिन आज 2021 में मैं ये गर्व से कह सकती हूँ कि बुंदेलखंड के लोगों को पीने की सुविधा, सिंचाई की सुविधा, डिफेंस कॉरिडोर दे करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड के लोगों का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया है। और आज मैं बुंदेलखंड से हट करके फतेहपुर से सांसद हूँ। 2014 वो फतेहपुर जहाँ से प्रधानमंत्री तक दिया माननीय बीपी सिंह, वहीं से थे। लेकिन जब मैं गई हूँ बहुत बुरे खस्ता हालत थे फतेहपुर के, सड़कें नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश चल रहा है। चिकित्सा की दृष्टि से मेडिकल कॉलेज मेरे क्षेत्र के लिए दिया। इतना बड़ा जनपद, वहाँ केंद्रीय विद्यालय नहीं था, केंद्रीय विद्यालय मेरे जनपद में हुआ। महिलाओं की परेशानी, गैस की दिक्कत हमने मुफ्त में दिया। लेकिन आज मेरे जिले में पाइपलाइन से गैस पहुंच रही है। ये 2014 के बाद सब कुछ हुआ। तो फतेहपुर के लिए तो मैं जितना कर सकती हूँ कम है, शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से। और आज मैं कह सकती हूँ कि मेरे जनपद में पाइपलाइन से पानी की सप्लाई भी शुरू होने वाली है। पिछले 84 की पानी टंकी हुई थी, अब इस बार तो 2022 तक कोई गांव नहीं बचेगा। तो ये मैं तो गर्व करती हूँ, जहाँ बुंदेलखंड के लिए कह रही हूँ वहीं अपने फतेहपुर के लिए कह रही हूँ। और साध्वी होने के नाते आप राम जन्मभूमि को लेके अयोध्या का भव्य मंदिर भी मेरे लिए तो ये सपना था, और मुझे लग रहा था कि हम लोगों के सामने ये साकार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं कोर्ट की भी आभारी हूँ, अभिनंदन भी करती हूँ। वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति का भी अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने जिस यात्रा को लेके हम निकले थे वो यात्रा हमारे सामने ही सफल हुई। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी पार्लियामेंट की बात करें तो सिर्फ 14% महिला हैं। क्या आपको लगता है 33% आरक्षण की आवश्यकता है? और दूसरे तरफ क्या आपको लगता है कि ये नंबर जो अभी 17वें लोकसभा में 78 तक हम पहुंचे हैं पार्लियामेंट में, क्या इसको बढ़ाने के लिए आप जैसे महिलाओं को, अन्य महिलाओं को भी साथ में लेना चाहिए? मुझे लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पार्लियामेंट में 17वीं लोकसभा में जब अपने वक्तव्य रखे थे, उस समय महिलाओं, अभी भी महिलाओं को बहुत आभार व्यक्त किया किस लोकसभा स्पीकर ने भी। मुझे लग रहा है महिला 2 काम करती हैं साइना जी। हाँ, गृहस्थी भी चलाती हैं जी, और समाज की प्रदर्शक भी होती हैं जी। तो महिलाओं को आगे आना बहुत आवश्यक है। घर गृहस्थी जितनी अच्छी तरह से महिला चला सकती है, कोई नहीं कर पुरुष सकता। नहीं कर चला सकता। मैं पुरुष की दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन जब महिला काम कर सकती है, और आज मुझे गर्व होता है कि जब 26 जनवरी को परेड में देखती हूँ महिलाओं को, तो लगता है कि नहीं, कोई क्षेत्र खाली नहीं है। साध्वी जी, पॉलिटिक्स और धर्म, एक तरफ आध्यात्मिक अप्रोच और दूसरे तरफ राजनीतिक दृष्टि से कैसे आप ये तालमेल संभालते हैं? देखिए, हमारे शास्त्रों ने कहा यह तो विद्या निश्रेय सिद्धि। मेरे गुरुदेव युगपुर स्वामी परमानंद जी महाराज, जो मेरे गुरुदेव के गुरु भाई हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, 2 दिशाओं की यात्रा एक साथ। ये संभव नहीं लगता, पूर्व और पश्चिम को जाना संभव नहीं है, लेकिन 2 दिशाओं की यात्रा एक साथ कैसे संभव है? जैसे जितना वृक्ष नीचे जाएगा, जितनी गहरी जड़ें होंगी, उतने ही वो विशाल भी होगा और टिकाऊ भी होगा। तो आध्यात्म में हमारी जड़, और समाज का कार्य है ऊपर वृक्ष और फलाना। और मैं मानती हूँ कि जितना व्यक्ति आध्यात्मिक होगा
उतना ही परिपक्व होकर के समाज में काम कर सकता है और विचलित नहीं होगा। अध्यात्म हमें सिखाता है कि विचलित नहीं होना। अध्यात्म हमें सिखाता है टिकाऊ रहना। जैसे आपने समुद्र को देखा है, समुद्र में ऊपर ऊपर लहरें चलती हैं, लेकिन यदि आप अंदर जाएंगे तो बिल्कुल शांत जल रहता है। ऐसे ही हमारा मन अध्यात्म में जब जाता है तो शांत हो जाता है। तो जब समाज में काम करना है तो कर्तव्य मान के करते हैं। वो मैं इसीलिए नहीं कर रही हूँ कि मुझे पद से सुशोभित होना है, मेरा कोई सम्मान करेगा। मैं तो इसको एक सेवा भावना समझ के, और मैं, क्योंकि हम प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों मानते हैं, तो हो सकता है कि मेरे प्रारब्ध में हो या करना। सही बोला आपने। लेकिन एक सवाल उठता है, स्पर्धा नहीं है पुरुष के साथ, लेकिन क्या आपको लगता है कि महिला ज्यादा सक्षम है, ज्यादा ईमानदार है और ज्यादा मेहनती है, या ये कोई स्पर्धा का मुद्दा होता है या नहीं? नहीं, देखिए, स्पर्धा से आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, काम से बढ़ सकता है। बहुत अच्छा लगा आपकी कहानी सुनते, और ये थी हमारी महिला सांसद साध्वी निरंजन ज्योति की कहानी, और आज महिलाओं के लिए एक प्रेरणा। आज के शो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और महिला सांसद और जानेंगे उनके संघर्षों की कहानी। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। तो राजुल जी, अभी सखियों ने, हमारे श्रोताओं ने सुना शाइना एनसी के साथ ये जो बातचीत थी, धारावाहिक नेत्री का ये दूसरा भाग। तो अब हम जरा फेसबुक की तरफ देखते हैं, तो हमारे कुछ श्रोताओं के जो संदेश हैं वो नजर आ रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने सुमित्रा नंदन पंत, कविवर सुमित्रा नंदन पंत की कुछ पंक्तियां हमसे साझा की हैं। नव्य के अलियों का गुंजन करते, मधु के वन में गुंजन करते, स्पंदन करते गुंजन करते, प्राणों के अलिगुंजन, वन के बिटपों की डाल डाल, कोमल कलियों से लाल लाल फैली नव मधु की रूप ज्वाल। और इसके बाद इन्होंने वनों के महत्व के बारे में भी बात की है। और हमारे एक अन्य साथी लिखते हैं कि इस समय वो विविध भारती के वन उपवन में गीत संगीत और मधुर मधुर जो बातें हैं उनके वन उपवन में घूमते हुए, बहारो मेरा जीवन भी सवारों सुनते हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे हम किसी जंगल या पहाड़ों की वादियों में घूम रहे हैं। क्या बात है। और एक हमारे श्रोता हैं, वन संरक्षण की जब बात हो रही है तो उनका कहना है कि वन जो है उनकी कीमत तो अमूल्य है, और ये एक सुझाव दे रहे हैं कि जब भी हम कोई फल खाएं तो उनके जो बीज हैं उनको संभाल कर रखें, और कहीं भी कभी भी अपने शहर से जब हम बाहर जाएं तो उन बीजों को हम अपने साथ रखें और उचित जगह देखकर उन्हें फैलाते चलें या फेंकते चलें। तो इससे होगा क्या, जो हमारे वन है वो घने होते चलेंगे। साथ ही साथ ये जो सीख है ये हम अपने बच्चों को भी दें, ताकि वनों का जो संरक्षण है उसका महत्व उन्हें भी समझ में आए। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि ये शायद विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो इनके विद्यालय में भी इस तरह का अभियान शुरू किया गया है, और समय समय पर ये इस तरह का जो उपक्रम है ये बच्चों के बीच करते हैं। बच्चों से प्रांगण में वृक्षारोपण करवाते, बीजों का संरक्षण करवाना। ये तो बहुत अच्छी आदत है। बच्चे जब ये सीखते हैं तो फिर आगे जाकर उनकी आदत पड़ती है वैसे ही करने की। और इसलिए इनकी जो पाठशाला है इसको ग्रीन स्कूल का अवार्ड भी मिला है। अच्छा, जब बच्चों की आदत इस तरह की पड़ जाती है तो बच्चे फिर उस चीज को सीखते हैं, ये बात तो और है। साथ ही साथ जो वृक्ष हैं, जो कि सामने है हमारे वृक्ष, उनको देखकर हमको बहुत कुछ ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने जो बच्चे हैं वो सीख सकें उस बारे में, वृक्षों के बारे में जान सकें, और किसी वृक्ष को कटने पे जब वो देखते हैं, कटते हुए देखें, तो उसको तुरंत ही रोकते हैं। बिल्कुल। और जब वृक्ष कटता है तो वो जो एक दर्द है, एक दुख है, वो जब बच्चे महसूस करेंगे तभी तो वो वृक्षों को बचाने की कोशिश करेंगे। और अच्छा, हम अपने सुनने वालों को बता दें कि आज रात 9 बजे विविध भारती पर आप सुन सकेंगे दिलीप कुमार साहब पर केंद्रित विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम। समय याद रखिएगा, रात 9 बजे। जी।
और जैसे कि हमने बात की थी ना कि बच्चे भी उन पेड़ों को लेके जागरूक रहते हैं। और जैसे कई बार बड़ों को देखा है कि बड़े तो भूल जाते हैं, लेकिन बच्चों का लगाव पेड़ों से बहुत ज्यादा हो जाता है। एक कविता है, अब की बार घर लौटा तो देखा वो नहीं था, वो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदुरा तना, मैला कुचैला राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। दूर से ही ललकारता, कौन? मैं जवाब देता, दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में, कहीं एक जाने दुश्मन कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, साथ ही साथ बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। हाँ, तो ये बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। कई बार मनुष्य भी एकदम वैसा ही हो जाता है और भूल जाता है कि प्रकृति से उसके कितने सरोकार जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और साथ ही साथ जिन्होंने ये पंक्तियां लिखी हैं, आज हम उन्हीं की बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे साहित्यकार की जिनकी लेखनी ने कविताओं, कहानियों, निबंध, लेखों और अनुवाद के जरिए हिंदी साहित्य को 51 वर्षों तक समृद्ध किया। उनका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नई कविता आंदोलन के प्रखर स्वर, यानी कुंवर नारायण। ये 1959 में जब सुविख्यात साहित्यकार अज्ञे द्वारा संपादित तीसरा सप्तक प्रकाशित हुई, तो बरबसी एक सुरीले सुर की तरफ सबका ध्यान, उसकी रचनाओं की तरफ सबका ध्यान आकर्षित हो गया। तीसरे सप्तक के इन सुरीले स्वर कुंवर नारायण की रचनाओं को उस वक्त बहुत सराहा गया था। जी, हालांकि उनकी रचना यात्रा जो है इससे पहले ही आरंभ हो चुकी थी। मात्र 29 वर्ष की आयु में उनका पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम चक्रव्यूह था। 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद में जन्मे कुंवर नारायण को साहित्य से इस कदर लगाव हुआ कि उन्होंने, वो पहले विज्ञान विषय के विद्यार्थी थे और उन्होंने 12वीं कक्षा तक विज्ञान की पढ़ाई की थी, लेकिन उन्होंने विज्ञान बीच में ही छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने साहित्य को अपनाया, और न सिर्फ अपनाया बल्कि अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने स्नातकोत्तर भी किया। क्या बात है। सन 1973 से लेकर 1989 तक वो संगीत नाटक अकादमी के पीठाध्यक्ष रहे। सन 1975 से 1978 तक उन्होंने अज्ञे द्वारा संपादित मासिक पत्रिका में संपादक मंडल के सदस्य के रूप में भी काम किया। उनकी प्रकाशित कृतियों में कविता संग्रह चक्रव्यूह का जिक्र तो हम कर ही चुके हैं, और इसके अलावा तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों और कविता के बहाने, ये उनके काव्य संग्रह भी खासे लोकप्रिय हुए हैं। और आकांक्षा, एक कविता है उनकी, प्रियजन मैं बहुत जल्दी में लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ लिखने की, मैं बहुत जल्दी में हूँ लिखने की, जिसे आप भी अगर समझने की उतनी ही बड़ी जल्दी में नहीं है तो जल्दी समझ नहीं पाएंगे कि क्यों जल्दी में हूँ। क्यों जल्दी में हूँ, जल्दी का जमाना है, सब जल्दी में है, कोई कहीं पहुंचने की जल्दी में तो कोई कहीं लौटने की। और आगे वो लिखते हैं कि हर बड़ी जल्दी को और बड़ी जल्दी में बदलने की लाखों जल्दबाज मशीनों का हम रोज आविष्कार कर रहे हैं, ताकि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती हुई हमारी जल्दियां हमें जल्दी से जल्दी किसी ऐसी जगह पर पहुंचा दें जहां हम हर घड़ी जल्दी से जल्दी पहुंचने की जल्दी में हैं। मगर कहाँ? ये सवाल हमें चौंकाता है। ये सवाल हमें चौंकाता है, ये अचानक सवाल इस जल्दी के ज़माने में हमें पुराने ज़माने की याद दिलाता है। किसी जल्दबाज आदमी की सोचिए, जब वो बहुत तेज़ी से चला जा रहा हो, एक व्यापार की तरह, उसे बीच में ही रोककर पूछिए, क्या होगा अगर तुम रोक दिए गए इसी तरह बीच ही में एक दिन अचानक? वो रुकना नहीं चाहेगा।
इस अचानक बाधा पर उसकी झुंझलाहट आपको चकित कर देगी। उसे जब भी धैर्य से सोचने पर बाध्य किया जाएगा, वो अधैर्य से बड़बड़ाएगा। अचानक को जल्दी का दुश्मन मान रोके जाने से घबराएगा। यद्यपि आपको आश्चर्य होगा कि इस तरह रोके जाने के खिलाफ उसके पास कोई तैयारी नहीं। कितनी सुंदर इन्होंने व्याख्या की है हमारी जल्दबाजी की या इस युग की कह लें। इस आज के दौर की कितनी तेजी से भागता हुआ यह युग है और उसमें सच में आज हर इंसान बहुत जल्दी में। अच्छा, इनकी रचनाओं के बारे में हम और भी बात करेंगे। एक गाना सुन लें। बिल्कुल। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। ये किसके लिए है बता किसके नाम, ये किसके लिए है बता किसके नाम। ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। शाख पर जब धूप आई हाथ छूने के लिए, छाँव छम से नीचे कूदी हंस के बोली आइए। यहाँ सुबह से खेला करती है शाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। चुलबुलाए पानी अपनी राह बहना भूल कर, लेते लेते आईना चमका रहा है फूल पर। ये भोले से चेहरे हैं मासूम नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। तो कितना सुंदर गीत है ना ये। बिल्कुल। और कुछ ऐसा ही उनका कृतित्व भी है। आज इनकी बात हम कर रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार कुंवर नारायण जी। इन्होंने 2 खंड काव्य भी लिखे हैं, आकांक्षा, आत्मघाती और वाजश्रवा के बहाने। और जो वाजश्रवा के बहाने है उसमें उन्होंने नचिकेता संवाद को बड़ी सुंदर ढंग से उन्होंने मीमांसित किया है। क्या बात है, मौका मिलेगा तो जरूर पढ़ेंगे। और इसके अलावा आकारों के आसपास उनके कहानी संग्रह का नाम है जो कि बहुत चर्चित रहा है।
इसके अलावा उन्होंने समीक्षाओं के साथ ही सिनेमा, रंगमंच और अन्य कलाओं पर भी खूब लिखा। आज और आज से पहले तथा साहित्य के अंतर विषयक संदर्भ में उनका जो समीक्षक पहलू है वो साफ नजर आता है। उन्होंने समीक्षा को एक नया मोड़ दिया था, एक नया उसका रुख देखा था, और ये बात उनकी रचनाओं से बहुत स्पष्ट होती है। उनका कहना दरअसल ये था कि इतना ही काफी नहीं कि साहित्य जीवन के दैनिक और व्यवहारिक पक्ष से ही अपनी पहचान बनाए। मतलब दैनिक और व्यवहारिक पक्ष तक ही सीमित नहीं रखा उन्होंने साहित्य को। आगे उन्होंने कहा कि अगर समाज का आत्मिक पक्ष और नैतिक पक्ष भी नहीं उभरता तो साहित्य का काम अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल। और ये बात उन्होंने साहित्य के सामाजिक सरोकार नाम के अपने लेख में कही थी। तो ढेर सारे लेख हैं उनके, ढेर सारे निबंध हैं और ढेर सारी समीक्षाएं हैं। जी, कुंवर नारायण को उनके समग्र लेखन के लिए जितना भी उन्होंने लेखन का कार्य किया उसके लिए सन 2005 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, कुमार आशान पुरस्कार, साथ ही साथ प्रेमचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय कबीर सम्मान और साल 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो पद्म भूषण ज्ञानपीठ से सम्मानित कुंवर नारायण की जो रचना यात्रा है वो बड़ी विशाल है और उसमें अलग अलग तरह के रंग हमें नजर आते हैं। उन्हें विदेशों में भी अनेक सम्मान मिले और उन्होंने बहुत सारी कविताओं का, बहुत सारे लेखों का उन्होंने अनुवाद भी किया। खासतौर से रूसी भाषा के कई कवियों का उन्होंने अनुवाद किया और 15 नवंबर 2015 को उन्होंने शरीर त्याग दिया, लेकिन अपनी रचनाओं की सुगंध के साथ वो सदैव हमारे बीच रहेंगे। एक बड़ी खूबसूरत सी उनकी कविता है, तुम कहो तो मैं सुनाऊं? बिल्कुल सुनाइए। सुबह हो रही थी, सुबह हो रही थी कि एक चमत्कार हुआ। आशा की एक किरण ने किसी बच्ची की तरह कमरे में झांका। कमरा जगमगा उठा, कमरा जगमगा उठा। आओ, अंदर आओ, मुझे उठाओ। शायद मेरी खामोशी गूंज उठी थी। क्या बात है। बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने जो आशा की बात है या जो हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उसको बड़े सुंदर भाव शब्दों में ये पिरो देते हैं। ये इनके काव्य की, इनकी रचनाओं की विशेषता रही है। तो आकांक्षा, हाँ, कुछ पंक्तियां मैं भी सुनाना चाह रही थी। कुंवर नारायण जी की लिखी। इतना कुछ था दुनिया में लड़ने झगड़ने को, इतना कुछ था दुनिया में लड़ने झगड़ने को, पर ऐसा मन मिला कि जरा से प्यार से डूबा रहा और जीवन बीत गया। पर ऐसा मन मिला कि जरा से प्यार में डूब गया। हाँ बिल्कुल, जरा से प्यार में डूबा रहा। हाँ। और उसी प्यार में डूबे डूबे ये जीवन बीत गया। क्या बात है। तो सच में अगर हमारा जीवन भी, अगर इनके जो इस कविता की एक जो छोटी सी पंक्ति है, कई बार आकांक्षा देखो ना, हम कुछ पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते अचानक कोई पंक्ति, कोई लाइन या कोई एक जो पैराग्राफ होता है, मन अटक सा जाता है। हाँ, अटक सा जाता है और लगता है जैसे अरे ये तो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो ऐसे जीवन से जुड़ी हुई रचनाएं अगर हम पढ़ते रहें तो हमें लगता है कि जैसे हमारा जो सोचने का विस्तार है वो भी और भी ज्यादा विशाल होता जाएगा, बढ़ता जाएगा जो दायरा है। और अब तो देखो ना कि जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी बहुत सारी बातें हमें लिखकर भेजते हैं। जैसे कि आज ही उन्होंने हमको वन के बारे में कितनी सारी जानकारियां भेजी और बहुत सारी बातें बताई और कई बार उनके अनुभव भी हमें बहुत समृद्ध कर जाते हैं। ऐसा ही एक अनुभव हमें लिख भेजा है हमारे एक श्रोता ने कि वन सवारे जीवन उपवन। आजकल पेड़ों की बहुत तेरी मात्रा में कटाई हो रही है। हम सबके जीवन में पेड़ जो है, पौधे जो हैं वो बहुत महत्व रखते हैं। पहले जब हम कई मंदिरों में दर्शन के लिए जाते थे तो अक्सर होता था कि वहाँ बहुत पेड़ लगे होते थे। उन पेड़ों पे जो पक्षियों का जो कलरव होता था वो साफ सुनाई देता था, जो वातावरण है वो एकदम शुद्ध होता था। तो वहाँ जाके मन को एक सुकून मिलता था, अच्छा लगता था कि हम प्रकृति से कितने जुड़े हुए हैं। प्रकृति हमसे एक ही चीज मांगती है कि हमारी रक्षा कीजिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ रहने वाली एक ही चीज है
वो है लकड़ी। लकड़ी हमें पेड़ देते हैं और हम पेड़ों को क्या देते हैं, तो ये तो एक चिंता का विषय है। तो इस तरह से उन्होंने अपने विचार रखे हैं। अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता जो हैं, हमारे सुनने वाले हमारे साथ जुड़ते हैं और अपने विचार इस तरह से व्यक्त करते हैं, और हमें भी उन्हें पढ़कर बहुत आनंद आता है। लेकिन अब देखो ना, उनसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। तो आप सभी को राजुल और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहेली।